Hello guys, welcome back to my channel. My name is Prachi Tekriwal and I hope you all are doing good. So friends, as you know that this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labour Welfare Code 55 and also for those students who are preparing for other public sector examinations in Human Resource Management. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेबर लॉ और वो क्या है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 राइट। तो ये जो एक्ट है ये सिर्फ एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन में नहीं बल्कि आपके जो दूसरे बैंक के एग्जाम्स हैं या आपके जो दूसरे पब्लिक सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं जो बेसिकली लेबर लॉज और सारी चीज़ें कवर करते हैं उन सब में ही इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लॉ है ये हमारा कब आया, अगर हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, फोर्स की बात करें कि कब आया, लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 15 मार्च 1948। अगर हम लोग यहाँ पे डेट देखें ये 1948 राइट 1948 कौन सा ईयर था, ठीक हमारी आज़ादी का नेक्स्ट ईयर राइट। तो अभी से क्या पता चल रहा है हमें कि अभी जब हम लोग क्या था अंग्रेज, जब हमारा देश जो है अंग्रेज उस पर राज कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सबका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो हमारे जो लेबर्स थे, लेबर क्लास थी, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी और कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर था कि आज़ादी तो हमें मिल गई, अभी इतने साल तक तो अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया और उन्होंने क्या किया, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, अब हम लोग काम करेंगे तो ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। तो इसी चीज को जो है ध्यान में रखते हुए ये जो है एक्ट आया और इस एक्ट में क्या था कि ये जो लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, उनको जो कम पेमेंट दी जाती है, उनसे एक्सेस काम कराया जाता है, तो ये सारी चीजें जो है ना हो, ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके। तो इसलिए ये जो एक्ट है ये कब आया, 15 मार्च 1948। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो आपका एक्ट है मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट है जो आपका 1948 का, ये कब आया, ये 15 मार्च 1948 को आया। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया राइट, ये पूरे इंडिया में आपका जो लागू हुआ और किस तरह की इंडस्ट्री पर लागू हुआ, जो कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट यानी शेड्यूल में हमारे मेंशन थी उन्हीं सारी चीज़ों में, यानी एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई गई, ठीक है, और इस लिस्ट में जो भी इस्टेब्लिशमेंट आपके जो कवर हो रहे थे उन सारी के ऊपर ये जो है एक्ट लागू होता है राइट। अब इसका मेन मकसद क्या था, मतलब ये एक्ट जो है लाया क्यों गया, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, साथ ही साथ ये देखने के लिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं राइट, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेसिक फिजिकल नेसेसिटी। अब बेसिक फिजिकल नेसेसिटी क्या होती है, अगर आप हम लोग अपने मैस्लो की थ्योरी को याद करें तो रोटी, कपड़ा और मकान राइट। तो रोटी, कपड़ा, मकान की जो जरूरत है, कम से कम इंसान भाई नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो इतना तो कैपेबल होना चाहिए ना कि अपनी इस बेसिक जरूरत को पूरा कर सके। दूसरी बात यह है कि अपनी जो बीमारी है राइट, अगर कोई बीमारी हो रही है, अपना जो हेल्थ है उस चीज को मेंटेन कर सके, बीमारी के लिए कम से कम उसके पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे रहें राइट, इस चीज को कर सके और थोड़ा कंफर्ट भी उसको मिल सके राइट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एकदम बॉटल नेक तक उसको पैसा मिल रहा है कि सिर्फ रोटी खरीद के खा पा रहा है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को कंफर्टेबल भी बना पा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक एम्प्लॉय को हम लोग इस तरह से सेफ गार्ड करें, इस तरह से उसका ध्यान रखें, सेफ्टी प्रोवाइड करें कि वो अपनी बेसिक नीड को भी पूरा कर ले, अपनी हेल्थ और कंफर्ट पे भी ध्यान दे सके राइट। दूसरी बात क्या है, ये इंश्योर किया जाए कि लेबर को फेयर वेजेस मिले। अभी पहले क्या होता था कि बंधुआ मजदूरी होती थी, ठीक है, एक बार मैं उनको खरीद के लेके गए और एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। कभी फीमेल्स हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा पैसा, या कम ज़्यादा काम करा रहे हैं, 8 घंटे का उनका जॉब है लेकिन 10 घंटे 12 घंटे काम करा रहे हैं और उनको प्रॉपर पैसा दे नहीं रहे, ठीक है, कभी पैसा कम दे रहे हैं, कभी टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसको देखने के लिए ये एक्ट आया, ठीक है, यानी जितना काम उन लोग कर रहे हैं या तो उतना पैसा मिले या तो टाइम को एक लिमिटेशन टाइम पर लगाया जा सके
राइट। तीसरी बात क्या आती है कि ये इंश्योर करना कि लेबर जो है वो एक डिसेंट लाइफ जी सके और एक रेस्पेक्टेबल नेम सोसाइटी में उसको मिल सके, यानी कि अपना एक स्टैंडर्ड वो सोसाइटी में मेंटेन कर सके, राइट। अगर कोई अर्न कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक रिकॉग्निशन उसको सोसाइटी में चाहिए, मतलब उसको अपनी सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए उसको एक रिसोर्सेज चाहिए, तो ये सारी चीजें भी वो कर सके, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यानी 3 चीजें हैं कि फेयर वेजेस मिले, किसी तरीके का उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जितना काम करे उतना पैसा उनको मिल रहा हो। दूसरी बात कि सोसाइटी में अपनी डिसेंसी को मेंटेन कर सके, स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी फिजिकल नीड्स को, अपने हेल्थ को, कंफर्ट को जो है पूरा कर सके। तो इसके लिए ये एक्ट जो है आपका आया। अगली बात क्या आती है कि ये जो लॉ है, राइट, ये जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, इसमें 31 सेक्शंस हैं टोटल, राइट। अब 31 सेक्शंस, क्योंकि हमारे एग्जाम में हर चीज तो पूछी नहीं जाती, तो हम लोग इसमें जो अपनी क्लासेस हैं इसमें 31 सेक्शन पूरा नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे जिससे एक्चुअली में क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। क्योंकि बाद में बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स में एंटर किए जाते हैं, तो वो सारी चीजों से जो है क्वेश्चंस नहीं आते। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो जिस अमेंडमेंट से या तो क्वेश्चन आ रहे हैं या तो इम्पोर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग वो सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो है आज कवर करेंगे, राइट। तो ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू है कि क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं। ये एक्ट आपका 15 मार्च 1948 को आया, और मतलब बेसिक नीड्स को पूरा करना, हेल्थ को देना, प्रॉपर फेयर वेजेस को मेंटेन करना, राइट, जो है एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना लेबर्स को, तो ये एम्प्लॉइज को, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें देखते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग कोई भी लॉ पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या डिफाइन किया जाता है। बिकॉज सारी क्वेश्चंस आजकल अगर आप उठा लें, कोई भी एग्जाम का पैटर्न उठा लें, तो उसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि आपको डेफिनेशन, मतलब एक टर्म दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये टर्म किस सेक्शन में डिफाइन है इस एक्ट के, राइट। तो हम लोग इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं, सो दैट कि हम लोग को बाकी चीजें भी समझ में आए, और अगर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप हम लोग इसको अटेम्प्ट कर पाए। तो इसमें जो पहला क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन 2A की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन आपको अपने दिमाग में रखना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए। ये सेक्शन जब तक आपको याद ना हो जाए ना, तो इसको छोड़िएगा नहीं, बिकॉज इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो पहला टर्म है वो है एडोलेसेंट, राइट। एडोलेसेंट आपके सेक्शन 2A में डिफाइंड है, इस एक्ट के मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के सेक्शन 2A में डिफाइंड है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एडोलेसेंट का क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज, यानी वो अपने 15 साल में आ चुका है, राइट। वो 14 ईयर जो है कंप्लीट हो चुका है उसका, बट हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर, राइट। अभी वो किस में चल रहा है, वो अपने 17वें साल में चल रहा है, उसका 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ, यानी 14 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे का क्या कहलाता है, एडोलेसेंट कहलाता है, राइट। और यही जब 18 साल उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो एडल्ट बन जाता है। एडल्ट किस में डिफाइंड है आपका, सेक्शन 2AA में, राइट। 2A में एडोलेसेंट हो गया जो पर्सन 14 साल कंप्लीट कर चुका है, यानी 15 साल में एंटर कर चुका है, लेकिन 18 साल उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो वो क्या हो गया, वो एडोलेसेंट हो गया। जैसे ही वो 18 साल कंप्लीट करता है, वो क्या बन जाता है, वो एडल्ट बन जाता है। और ये किस में बताया गया, सेक्शन 2AA, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2B की। तो 2B में हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमने जो इस पहले लेबर लॉज जो भी पढ़े हैं उसमें भी ये काफी बार आया है, राइट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, सेक्शन 2B के हिसाब से, any scheduled employment carried on by or under the authority of the central government or a railway administration or in relation to a mine, oil field or major port or any corporation established by the central government, राइट। अगर हम लोग किसी भी ऐसी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है, या माइंस की बात करते हैं, या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब ऐसी सारी एस्टैब्लिशमेंट जो
कि सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की है, राइट। और ये किस में आना चाहिए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। जैसे हमने पहले अभी पढ़ा है ना कि ये लॉ किस पे लगता है, ये एक्ट किस पे लगता है, ये एक्ट आपका लगता है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स पे। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में जो भी आपके एस्टैब्लिशमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, राइट, उसके अंडर में आता है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और उसके अलावा जितने भी आपके शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में एस्टैब्लिशमेंट आपकी बचती हैं, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो अब वो समझ रहे हैं कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हमारा है जिसपे हमारा ये एक्ट लागू होता है। और इस एक्ट में जितने भी एस्टैब्लिशमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। और जो दूसरे बचे बाकी जो बचे हुए एस्टैब्लिशमेंट है, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, राइट। सेक्शन 2BB की बात करते हैं। तो इसमें चाइल्ड को डिफाइन किया गया है। चाइल्ड का क्या मतलब हो गया, अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज। जिस भी पर्सन की 14 साल की उम्र कंप्लीट नहीं हुई है वो क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है। और 14 साल जिसकी कंप्लीट हो जाती है वो एडोलसेंट हो जाता है, राइट। और जिसकी फिर 18 साल कंप्लीट होती है वो एडल्ट हो जाता है। अब ये किस में डिफाइन किया, सेक्शन 2A में एडोलसेंट, सेक्शन 2A में एडल्ट, 2B में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और 2BB में चाइल्ड, राइट। ये 4 सेक्शन याद हुए, ये 4 सेक्शन हमने ध्यान में रखा। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 2C, सेक्शन 2C में, जिसमें हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात हो रही है, बाय नोटिफिकेशन इन इट्स ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, नोटिफिकेशन निकालती है ऑफिशियल गैजेट में। क्या करने के लिए, टू असर्टेन फ्रॉम टाइम टू टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स number applicable to the employees employed in scheduled employment specified in such notification, right। appropriate government ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन निकाली, राइट, एक नोटिफिकेशन निकाली। एक नोटिफिकेशन में क्या 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 बताया कि जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स हैं, राइट, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके उन एम्प्लॉयज के लिए क्या तय किया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर तय किया जाता है। यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या हुआ कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम लोग Tier 3 सिटी में रह रहे हैं, छोटे से शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ों का अलग दाम होता है, लेकिन हम लोग बड़े शहर में मूव करते हैं, वहाँ पे चीज़ों का अलग दाम हो जाता है। साथ ही साथ आज जो 100 रुपये की वैल्यू है वो कल को डेप्रिशिएट हो जाएगी, उतनी वैल्यू नहीं रहेगी 100 रुपये में। होता है ना कि हम लोग कल एक टाइम था 100 रुपये में कितनी चीज़ें ले आते थे, आजकल 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, ठीक है, अब इसके हिसाब से भी तो हम लोगों को वेजेस में शिफ्टिंग लाना है। तो ये जो ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर तय करना है, ये कौन तय करेगा, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय करती है, राइट। तो ये किसका काम है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये कौन अपॉइंट करता है, ये अपॉइंट करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उससे पहले ये एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालती है, राइट। 2D की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन 2D में, तो इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी में है प्रोविजन या डेफिनेशन, तो सेक्शन 2D में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स नंबर सर्टेन एंड डिक्लेयर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर रही है, ठीक है। जो भी इंडेक्स नंबर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करती है या सर्टेन करती है टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है। This is in relation to employees in any scheduled employment in respect of which minimum rate of wages has been fixed. ठीक है, पूरी तरह सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझिए कि जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, राइट, उसके ऊपर ये आपका मिनिमम वेजेस एक्ट लग रहा है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जितने एम्प्लॉयज आते हैं उनके ऊपर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लगता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए जो इंडेक्स नंबर है वो कौन असर्टेन करता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी असर्टेन करती है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सेक्शन 2C में और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को सेक्शन 2D में बताया गया है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सेक्शन 2E में। 2E में एम्प्लॉयर के बारे में बताया जा रहा है। एम्प्लॉयर कौन होता है, एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
any person in any scheduled employment in respect of which minimum rate of wages have been fixed। ठीक है, जो भी हमारे scheduled employment है जिसके लिए minimum rate of wages fix किया गया है, ठीक है, उसमें जो लोग होते हैं मतलब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज को रखते हैं अपने पास, वही एम्प्लॉयर्स होते हैं, राइट। ये एम्प्लॉयर्स कहाँ से आते हैं? ये हमारे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो भी जिनके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया गया है वहां से हमारे पास आते हैं, राइट। ये सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया। भाई अगर मैं हूँ मतलब मेरा एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर हो रहा है तो डेफिनेटली मैं एम्प्लॉयर हूँ। सिंपल लैंग्वेज में समझे जाओ, मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से अगर मैं किसी एम्प्लॉय को रख रही हूँ मैं एम्प्लॉयर हूँ, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 2G की। तो 2G में क्या आता है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है? an employment specified in a schedule or any process or branch of work forming of such employment। ठीक है, जो हमारा शेड्यूल है, बेसिकली शेड्यूल कितने पार्ट में डिफाइन होता है आपका? ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में आता है, ठीक है। शेड्यूल को 2 पार्ट में डिफाइन किया, समझिए एक लिस्ट है जो उस एक्ट में पर्टिकुलर उस एक्ट में आ रही है। अब इस लिस्ट में पार्ट 2 में आपका सिर्फ एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर होता है और बाकी जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट्स बच रहे हैं वो पार्ट 1 में आपके आते हैं, राइट। तो यही आपके क्या होते हैं? ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आपके होते हैं, ठीक है। ये खुद एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हुए, इनसे जुड़ी हुई जो ब्रांचेस होंगी वो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर होंगी। और ये किस में डिफाइन किया गया है? ये सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के, राइट। पार्ट 2 में एग्रीकल्चर होता है और जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट आपकी बची वो पार्ट 1 में आती है, फाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में आपके सेक्शन 2H में, ठीक है, 2H में वेजेस को डिफाइन किया गया है। वेजेस क्या होते हैं? ऑल रेम्यूनरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी विच वुड बी पेबल टू अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और अ वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो भी रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है एक एम्प्लॉय को, ठीक है, तो वो क्या जितना भी वो काम किया उसके लिए उसको वेजेस कहते हैं, ठीक है। इसमें हाउस रेंट आपका इंक्लूड होता है, यानी अगर उसको हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है तो वो इंक्लूड रहता है। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं रहता है हमें ये देखना है। पहली बात, एनी हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर एंड मेडिकल अटेंडेंस। जो हम लोग को उसको घर दे रहे हैं तो घर तो इंक्लूड है मिनिमम वेजेस एक्ट में, लेकिन हाँ, घर चलाने के लिए जो लाइट, पानी और सबकी जरूरत होती है, मेडिकल अटेंडेंस चाहिए होता है, तो ये चीजें इसमें कवर नहीं होती। दूसरी बात क्या होता है? एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पर्सन फंड और प्रोविडेंट फंड ऑन अंडर एनी स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस। ठीक है, जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है ना, जो प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में या दूसरी किसी भी स्कीम में किसी भी तरीके के फॉर्म में सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो वो इसमें कवर नहीं की जाएंगी, मतलब वो वेजेस में कवर नहीं हो रही है। फिर किसी भी तरीके का ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, या ट्रैवलिंग कंसेशन भी इसमें कवर नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर दे रहा है उसको ट्रैवलिंग कंसेशन तो वो आपके मिनिमम वेजेस एक्ट में कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। बिजली, पानी, मेडिकल अटेंडेंस का, ठीक है, प्रोविडेंट फंड और इस तरह के जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होते हैं एम्प्लॉयर जो पे कर रहा है या ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें वेजेस में कवर नहीं हो रही, मिनिमम वेजेस में मतलब इस वेजेस में कवर नहीं हो रहे। एनी सम पेड टू अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस entailed by him on him by the nature of his employment। ठीक है, यानी कि अगर सपोज कीजिए कि एक कंपनी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट है और वो क्या कर रही है, वो अपने किसी निजी काम की वजह से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की काम है उसके वजह से कोई खर्च कर रही है एम्प्लॉय पे, तो वो भी क्या होगा, वो वेजेस में कवर नहीं होगा। या और ग्रेचुटी भी जो है, डिस्चार्ज में जो ग्रेजुटी दी जाती है एम्प्लॉय को, वो भी कवर नहीं होगी, ठीक है। पानी, बिजली, ये सब कवर नहीं होगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस कवर नहीं होंगे, जो स्पेशल एक्सपेंसेस लगते हैं किसी केसेस में वो कवर नहीं होगा। ग्रेजुटी या जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है प्रोविडेंट फंड और सारी चीज़ों के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें वेजेस में कवर नहीं होती। बाकी जो भी चीज़ें उसको काम करने के एवज में मिल रही हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, वो सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें, ठीक है। और ये किस में डिफाइन किया गया है? ये सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेक्शन 2I की। अगर हम लोग बात करें सेक्शन 2I में एम्प्लॉय को डिफाइन करते हैं। एम्प्लॉय कौन होता है? एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड टू डू एनी वर्क
skilled or unskilled, manual or clerical in a scheduled employment in respect of which minimum rate of wages have been fixed. It does not include any member of armed force of the union. ठीक है, कोई भी पर्सन मतलब जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जिसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया गया है, ठीक है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया गया है, उसमें काम करने वाला स्किल्ड अनस्किल्ड है, मैनुअल है, क्लरिकल है, जैसा भी पर्सन है उसको हायर किया गया रिवॉर्ड के लिए, तो वो पर्सन क्या है, एम्प्लॉय है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2I। लेकिन इसमें कौन कवर नहीं होता, इसमें जो है आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं यूनियन के, आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं यूनियन के, वो कवर इसमें नहीं होते। ठीक है, तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आने वाले सारे लोग क्या होते हैं, तो जिनके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किया गया वो क्या होते हैं, आपके एम्प्लॉइज होते हैं सेक्शन 2I के अकॉर्डिंग। तो हमारी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो कवर हो गई, और वो सेक्शंस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो सेक्शंस आपको याद रखने हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सेक्शन 2 में आपके सारी डेफिनेशंस कवर हुई, सेक्शन 3 की बात करते हैं। तो 3 में किस चीज की बात की गई है, 3 में सेक्शन 3 में फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, जो अभी हम लोग मिनिमम वेजेस एक्ट की बात तो कर रहे हैं, इसमें जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करना है उसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन फिक्स करता है, ये सारी चीजें किस में डिफाइन की गई है, मतलब ये सारी चीजें कौन करता है, ये किस में डिफाइन किया गया है, ये सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, जो भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपकी शेड्यूल्स हैं, राइट, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, उनको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके लिए जो भी आपके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किए जाते हैं, मतलब जो फिक्स किए जाते हैं, जो एम्प्लॉयज को पे करने होते हैं, राइट, ये कौन तय करता है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, जितनी भी सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट होते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और जितनी बाकी सारी एस्टैब्लिशमेंट होती है यानी जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, राइट, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट। तो अब ये सारी चीजें कौन तय किया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने तय कर दिया, फिक्स कर दिया। अब उसको रिव्यू और रिवाइज भी कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिवाइज करेगी। ठीक है ना, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, और ये एक फिक्स इंटरवल पे होना चाहिए, और ये फिक्स इंटरवल क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी 5 साल के अंदर अंदर इसको रिवाइज करना, 5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय भी कर रही है, रिवाइज भी कर रही है, और 5 साल के अंदर उसको कम से कम रिवाइज करना है, राइट। ये आपके सेक्शन 3 में है सारी चीजें। Appropriate government may refrain from fixing minimum rate of wages in respect of any scheduled employment in which there are in the whole state less than 1,000 employees engaged in such employment. However, it can do if the number crosses 1,000. ठीक है, सपोज कीजिए कि एक स्टेट है आपका, राइट, ये स्टेट है, और हम लोग यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आती है, राइट, आती है, तो उसके हिसाब से तो उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट लगना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि अगर मान लीजिए इससे 1,000 एम्प्लॉय, ठीक है, 1,000 एम्प्लॉय से कम लोग हैं उस इंडस्ट्री में, ठीक है, पूरे स्टेट को मिला भी दिया जाए तो भी उस इंडस्ट्री में काम करने वाले 1,000 से कम एम्प्लॉयज हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकती है वहां के लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय करने के लिए। ठीक है, मतलब 1,000 से ऊपर एम्प्लॉयज होना चाहिए, तो अगर 1,000 से कम है तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो मना भी कर सकती है। ठीक है, पूरे स्टेट में मिला के 1,000 से कम होने चाहिए। इसके अलावा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या फिक्स कर सकती है, मिनिमम टाइम रेट, मतलब कम से कम जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो टाइम दे रहा है, उसके लिए मिनिमम टाइम रेट क्या होना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या मिनिमम वेजेस होना चाहिए उसके टाइम के लिए। अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहा है तो उस केस में मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए, गारंटीड टाइम रेट। ठीक है, मतलब अगर उसके लिए एक प्रोडक्शन का लेवल तय कर दिया गया कि मतलब ठीक है तुमको इस हिसाब से मिनिमम पीस रेट मिलेगा, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि वो एम्प्लॉय कम प्रोडक्शन कर पाया तो बेचारा थोड़ा सा पैसा लेके कैसे घर जाएगा, तो इन दैट केस उसको टाइम रेट के हिसाब से दिया जाए। तो ये देखने के लिए गारंटीड टाइम रेट जो है होता है। ओवर टाइम रेट के लिए भी तय किया जाता है कि अगर उससे ज्यादा काम लिया जा रहा है एक एम्प्लॉय से, तो उस केस में क्या मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन तय करता है, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, टाइम के हिसाब से क्या रेट होना चाहिए, पीस के हिसाब से क्या रेट होना चाहिए, अगर पीस कम बना तो उस हिसाब से
गारंटीड टाइम रेट क्या होना चाहिए, मतलब कम से कम वैल्यू क्या मिलनी चाहिए उसको, और ओवर टाइम रेट क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो ये सारी चीजें कौन देखेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखेगी, राइट। तो ये सेक्शन 3 में आपका डिफाइंड है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 4 के, तो इसमें होता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ठीक है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, राइट। तो पहला क्या फिक्स कर सकती है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, क्या क्या हो सकता है, पहला वो हो सकता है बेसिक दे दे और स्पेशल अलाउंस दे दे, विच वेरीज विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से वेरी करे। स्पेशल अलाउंस में जैसे आपका हाउस रेंट ही हो गया, राइट, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मतलब तय कर सकती है। दूसरा क्या तय कर सकती है, बेसिक तय कर सकती है कि क्या मिलना चाहिए उसमें, कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। सपोज कीजिए कि क्या होता है कि मैं एक एस्टैब्लिशमेंट हूँ, ठीक है, और मैं एक ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ जो मेरे एम्प्लॉयज के भी काम आ सकते हैं, तो क्योंकि वो मेरे एम्प्लॉयज है तो मैंने उनको वो चीजें कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर दी, तो ये चीजें भी मतलब क्या होंगी, ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में कैलकुलेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है, यूज कर सकती है, राइट। जो भी इसकी कैश वैल्यू रहेगी उसको बेसिक के साथ ऐड करके। तीसरा क्या तरीका हो सकता है, तीसरा जो है एक ऐसा रेट हो सकता है जिसमें बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस भी आ जाए और कैश वैल्यू भी आ जाए कंसेशन की, ठीक है, जो कंसेशन हमने उनको कमोडिटीज पे प्रोवाइड किया वो भी चीजें कवर हो जाए, राइट। तो बेसिक आपका एक बेसिक वेजेस जो तय किया जाता है रोटी कपड़ा मकान जो आपका कवर उसमें हो जाए, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो भी आपके स्पेशल अलाउंसेस हो गए, फिर जो हम कमोडिटी दे रहे हैं उसकी भी एक कैश वैल्यू गवर्नमेंट उसको जोड़ करके एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बना सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कैलकुलेट करने का, बनाने का। तो ये 3 तरीके से गवर्नमेंट उसको जो है डिफाइन कर सकती है, और ये किस में है, ये सेक्शन 4 में है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक प्रोसीजर की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हम लोग फिक्स कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, रिवाइज कर रही है मिनिमम वेजेस एक्ट, ये किस में दिया गया, सेक्शन 5 में, ठीक है। सेक्शन 3 में आपका ये है कि कौन फिक्स करता है, सेक्शन 4 में क्या क्या फिक्स करता है, सेक्शन 5 में क्या तरीके से फिक्स करता है। तो क्या होगा इसमें, इन ऑर्डर टू फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेजेस in respect of any scheduled employment for the first time under this act or in revising minimum rate of wages so fixed, ठीक है, द गवर्नमेंट शैल आइदर, क्या क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर उसमें फिक्स करना है या रिवाइज करना है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट एज मैनी कमिटीज और सब कमिटीज, ठीक है, यहाँ पे कमिटीज या सब कमिटीज जो है अपॉइंट करेगी एज इज कंसिडर नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज एंड एडवाइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिवीजन एज अ केस में, ठीक है। पहली बात तो वो कमिटी और सब कमिटी मतलब जो है अपॉइंट करेगी जो कि इंक्वायरीज और अपनी करेंगे, अपने एडवाइस देंगे, जो भी फिक्सेशन करना है, जो भी फिक्स करना है मिनिमम वेजेस, जो भी रिवाइज करना है, इन सारी चीजों पे अपनी राय प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी क्या बात आती है, publish its proposal for the information of persons likely to be affected thereby and specify a date or not less than 2 months from the date of notification on which the proposal will be taken into consideration, ठीक है। अब उसको रिवाइज करना है या उसको फिक्स करना है तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट इफेक्ट हो रही है, तो उन सब के लिए मतलब उन सब लोगों के लिए जो भी इससे इफेक्ट होते हैं उसके लिए क्या करेगी, यही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, उनके लिए एक प्रपोजल निकालेगी, ठीक है, नोटिफिकेशन निकालेगी कम से कम 2 महीने पहले कि भाई हम ये चेंज आपकी इंडस्ट्री में, आपके एस्टैब्लिशमेंट में लेकर आना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करती है, कमिटी सब कमिटी से अपॉइंट करती है जो कि इंक्वायरीज करती हैं, एडवाइस देती हैं कि किस तरह से मिनिमम वेजेस को हम लोग फिक्स करें या रिवाइज करें उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन के जरिए होता है जो कम से कम 2 महीने का होना चाहिए, राइट। तो ये किसमें है, ये सेक्शन 5 में है, मतलब पहले नोटिस जारी करो कि 2 महीने के अंदर, 2 महीने कम से कम 2 महीने में कि भाई हम आपके यहाँ ये चीज लेकर आना चाहते हैं, आपके यहाँ ये फिक्स और ये रिवाइज करना चाहते हैं, और इसके लिए हमने ये कमेटी और सब कमेटी बैठाई है, ठीक है। तो सेक्शन 5 में हमारा प्रोसीजर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 7, 8 और 9 की, जिसमें एडवाइजरी बोर्ड्स की बात होती है, राइट। एडवाइजरी बोर्ड जो आपका होता है सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में एडवाइजरी बोर्ड इसके अकॉर्डिंगली कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है।
और ये एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है, इट लुक्स इनटू द फंक्शनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वर्क ऑफ कमिटीज एंड सब कमिटीज अपॉइंटेड इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, ये जो आपकी कमिटीज हैं, सब कमिटीज हैं, ठीक है ना, उनके काम को क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्यों कर रही है, सो दैट कि वो लोग फिक्स कर सके या रिवाइज कर सके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को। ठीक है, सिंपल सी बात है। एडवाइजरी बोर्ड किसमें कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसका काम क्या होता है, ये कमेटी और सब कमेटी के काम को कोऑर्डिनेट करती है। और कमेटी और सब कमेटी का काम ही क्या होता है, सिंपल सा फिक्स करना और रिवाइज करना किसको, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड में ये आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है, जिसको सेक्शन 8 में पर्टिकुलरली रखा गया है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, राइट। अभी हमने वही चीज पढ़ा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल चीजें हैं, तो उसके लिए कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। और ये क्या करेगा, ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होती है, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, एडवाइस दे सकती है। किस लिए, कि किस तरह से फिक्स किया जाए या रिवाइज किया जाए क्या, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो ये सेक्शन 8 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में हो गया। अभी देखिए, अब ये कोई भी बोर्ड है, कोई भी कमेटी है, ठीक है, अभी भाई जाहिर सी बात, ये फॉर्म होगी तो इसके मेंबर्स होंगे। अब ये मेंबर्स कैसे फॉर्म होते हैं, इनके कंपोजिशन क्या होता है, ये सेक्शन 9 में आपके बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इक्वल नंबर होते हैं किसके, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के, यानी जितने एम्प्लॉयर्स हैं उतने ही एम्प्लॉयज भी रहेंगे। ठीक है ना, और ये कौन नॉमिनेट करेगा, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। इन दोनों के अलावा कौन होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। और ये इंडिपेंडेंट पर्सन की जो संख्या होती है, ठीक है ना, जो कंपोजिशन होता है, वो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी टोटल नंबर अगर मेंबर्स आपके जितने भी हैं, वो मैक्सिमम उनका 1/3 ही होना चाहिए, राइट। और इन्हीं इंडिपेंडेंट मेंबर में एक उसका चेयरमैन भी बनता है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज में कोई नहीं बनता, इन्हीं इंडिपेंडेंट मेंबर में एक चेयरमैन उनका बनता है। तो ये सेक्शन 9 में कंपोजिशन के बारे में बताया गया। सेक्शन 7 में एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 8 में आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, और सेक्शन 9 में इनके कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे वेजेस की बात करते हैं, वेजेस इन काइंड। ठीक है, अभी क्या होता है कि जितने भी आपके फॉर्म्स हैं, जितने भी स्टैब्लिशमेंट हैं, जरूरी नहीं होती कि मतलब वो आपके सारे पैसे कैश में ही दें, वो किसी और भी तरीके से आपको हेल्प करके या किसी भी और तरीके से चीजों को दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो सेक्शन 11 में इसके लिए प्रोविजन है, मिनिमम वेजेस टू बी पेड अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड इन कैश। ठीक है, पहला तो ये नियम ही है कि इसमें कैश में ही आपको देना है। ठीक है, जो पेमेंट आप दोगे मिनिमम वेजेस, वो कैश में देना है। लेकिन द गवर्नमेंट में ऑथोराइज द पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस आइदर होली और पार्शली इन काइंड इन केस वेयर इट हैज बीन कस्टम टू पे वेजेस होली और पार्शली इन काइंड। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे ये नियम है कि वो अपने जो पेमेंट है, मतलब वो एक काइंड में देना चाहती है। काइंड का मतलब किसी भी तरीके का अलाउंसेस या किसी भी तरीके का जो आपका कह सकते हो कंसेशन अपनी कमोडिटीज पे, राइट, किसी, तो ये सारी चीजें क्या होगी, यहाँ पे इस तरह का कोई प्रोविजन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, उसको ऑथोराइज भी कर सकती है, यानी कैश प्लस काइंड में दिया जा सकता है, राइट। The government also make the provision for the supply of essential commodities at concessional rate. अगर ये काइंड आपका commodities के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना, तो commodities को अब फ्री में तो देगी नहीं, कंसेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये कंसेशन कौन तय करता है, ये कंसेशन तय करता है गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट उसके लिए प्रोविजंस बनाती है। The cash value of wages in kind and of concession in respect of supplies of essential commodities at concessional rates shall be एस्टिमेटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। इसके लिए भी एक पूरा प्रोविजन बनाया जाता है, प्रिस्क्राइब मैनर दिया जाता है कि किस बेसिस पे आप इस कमोडिटीज का जो कंसेशन रेट पे आप कमोडिटीज प्रोवाइड कर रहे हो बीइंग अ एम्प्लॉयर, ये तो किस बेसिस पे इसकी वैल्यू काउंट होगी। तो कहीं ऐसा ना हो ना कि सिर्फ कंसेशनल रेट के नाम पर फिर उनके साथ भी कोई धोखाधड़ी हो जाए, राइट। तो ये इसीलिए गवर्नमेंट ही इसको तय करेगी।
ठीक है ना, इसके लिए एक प्रिस्क्राइब मैनर होगा। तो ये सेक्शन 11 में इसके लिए प्रोविजन है। या तो पूरा कैश में दो, अदरवाइज अगर आप काइंड या कमोडिटीज के फॉर्म में उसको दे रहे हो तो इन दैट केस उस पर जो भी आपका रेट लगेगा, जो भी उसकी वैल्यू होगी, वो कौन डिफाइन करेगा, वो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, और उसके लिए एक प्रिस्क्राइब मैनर जो है रहेगा, एक प्रोविजन रहेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग डे, सेक्शन 13 में। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ वेजेस मतलब मॉनेटरी फॉर्म में तय किया जाए। हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसमें क्या हो सकता है कि आवर्स को भी फिक्स किया जाता है। ठीक है ना, आवर्स को भी फिक्स किया जाता है। मतलब अगर कोई कह दे कि नहीं ठीक है तुम्हें 100 रुपये देने हैं, और लेकिन यहाँ एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, 8 घंटे के लिए उसको 100 रुपये बोला गया और 10 घंटे ले रहा है, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना। तो ये भी टाइम भी इंश्योर करना है, राइट। तो ये कैसे इंश्योर होगा, ये किसके लिए प्रोविजन, किसमें, सेक्शन 13 में इसके लिए प्रोविजन है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज द पावर टू फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क विच शैल कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। गवर्नमेंट मतलब क्या करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फिक्स नंबर करेगी आवर्स का, ठीक है, जिसको एक नॉर्मल वर्किंग डे कंसीडर किया जाएगा। अगर उससे ज्यादा काम किया जा रहा है तो वो ओवर टाइम कहलाएगा। These will be inclusive of one or more specified interval। ठीक है, क्या क्या इसमें इंक्लूसिव होता है, प्रोवाइड अ डे ऑफ रेस्ट इन अ गिवन वीक विच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज। इसमें एक डे रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, आवर्स तय कर दिए गए, एक डे रेस्ट तय कर दिया गया, पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन फॉर द वर्किंग डेज। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, तय किया कि मतलब कि क्या रेम्युनरेशन देना है वर्किंग डेज के लिए, ये तय कर दिया। और क्या तय कर दिया, प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट अ रेट नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, तो जो आपका रेस्ट डेट है, ठीक है ना, तो आपका जो रेस्ट वाला डेट रहेगा उस पर जो पेमेंट मिलेगा वो ओवर टाइम रेट से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम ओवर टाइम वाला पैसा तो मिलना ही मिलना चाहिए उससे। ठीक है, जो रेस्ट आपका एक दिन की जो छुट्टी दी जा रही है, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें तय की जाती है सेक्शन 13 में, कि मतलब घंटा तय कर दिया गया कि कम से कम इतना, ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतना, मतलब आप सॉरी ज्यादा से ज्यादा इतना आवर्स काम करवा सकते हो, वो एक नॉर्मल वर्किंग डे कंसीडर करा जाएगा। और उसमें आपको एक दिन की छुट्टी प्रोवाइड करनी है। ये जो छुट्टी है इस दिन का पैसा मतलब उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, कम से कम ओवर टाइम रेट के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया ही जाएगा, राइट। और आपको जो इसमें गवर्नमेंट और क्या तय करती है, इसमें कितना रेम्युनरेशन देना वर्किंग डेज के हिसाब से, ये सारी चीजें इसमें तय होती हैं। तो ये सेक्शन 13 में आपका कवर होता है। तो फ्रेंड्स, ये होप आप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके आंसर्स आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड कर दूंगी। अब सेक्शन 13 से हम लोग किस में मूव करते हैं, 14 टू 17 पे मूव करते हैं। ठीक है, ये आपका 14, 15, 16, 17 सेक्शन है। इसमें किसके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं, किसके लिए प्रोविजंस बने हुए हैं, वेजेस फॉर ओवर टाइम लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स। अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है, कम दिन काम कर रहा है, तो क्या होता है, इन केस एन एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट वर्क्स ओवर टाइम, द एम्प्लॉयर इज बाउंड टू पे द मनी फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स डिवोटेड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, ये ओवर टाइम के लिए हुआ सेक्शन 14 में क्या, कि अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है ना, जिसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय किया गया है, ठीक है, अगर वो ज्यादा समय काम कर रहा है, ज्यादा आवर्स दे रहा है, तो उसको एक ओवर टाइम देना पड़ेगा। सेक्शन 15 में क्या है, if an employee whose minimum rate of wages has been fixed under this act, ठीक है, इस एक्ट में जिसके लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तय किया गया है, works for a less number of hours than the requisite number of hours on a given day, he shall be entitled to receive wages in respect of work done by him on that day if he had worked for a full normal working day। ठीक है, कोई एम्प्लॉय है जिसको 8 घंटे तय किया गया, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली उसको काम करना है, लेकिन वो क्या करता है, वो 7 घंटे काम करता है, तो भी उसको क्या किया जाएगा, एक जो नॉर्मल वर्किंग डे की पेमेंट है वो उसको दी जाएगी, राइट। तो ये किस में है, ये सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, जो नॉर्मल लेस देन नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए अगर काम होता है तो उस केस में किया जाता है। सेक्शन 16 की बात करते हैं, इन केस एन एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क ही शैल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सपोज कीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, वो 2 काम कर रहा है, असेंबलिंग भी कर रहा है, सपोज करते हैं, और क्या कर रहा है, वो पार्ट्स को लेकर भी आ रहा है, या कुछ बहुत सारी चीजें कर रहा है, ये एक से ज्यादा चीजें कर रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा,
उसका टाइम तो पूरा जा रहा है, तो इसलिए उसको टाइम के बेसिस पे पेमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60। ठीक है, एक काम नहीं कर रहा, मल्टीपल काम कर रहा है इन दैट केस। सेक्शन 17 के हिसाब से क्या है, सेक्शन 17 की अगर हम लोग बात करें, इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ऑन अ पीस वर्क for which minimum time rate and not a minimum piece has been fixed under this act, the employer shall pay to such employee wages at not less than the minimum time rate। ठीक है, कोई एम्प्लॉई है, वो एक ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए मिनिमम टाइम रेट फिक्स है। ठीक है ना, मिनिमम पीस रेट फिक्स नहीं है, लेकिन वो पीस के हिसाब से काम कर रहा है। तो इन दैट केस अगर मिनिमम टाइम रेट फिक्स है तो मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है ना, फिर हम लोग उसके लिए कोई दूसरी चीज नहीं बना सकते, जो भी जिसके अंदर में वो आ रहा है तो उसको उसी के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा, यानी मिनिमम टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीजें आपकी थी, प्रोसीजर था किस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट फिक्स किया जाता है, ये सारी चीजें उसमें कवर हुई। लेकिन अब बात आती है कि अगर ये चीजें नहीं होती हैं प्रॉपर तरीके से तो उसके लिए क्या। ठीक है ना, एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है या गवर्नमेंट उसके लिए क्या जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए a labor commissioner or any other appointed authority is authorized to hear claims regarding non-payment of minimum wages। ठीक है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जिसको पेमेंट नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो उसके लिए कौन फरियाद सुनेगा। तो इन दैट केस लेबर कमिश्नर या कोई भी ऐसी अपॉइंटेड अथॉरिटी होती है, कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। सेक्शन ये सारी चीजें आपकी सेक्शन 20 में कवर होंगी। ठीक है, क्लेम्स के अंदर में कवर होंगी। ठीक है, साथ में एम्प्लॉय कैन फाइल द क्लेम्स himself or with legal practitioner before the designated authority। या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी कौन हुई, यही आपकी लेबर कमिश्नर। ठीक है ना, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द मिनिमम वेजेस बिकम पेबल। ठीक है, जब से मिनिमम वेजेस पेबल हुआ है, ठीक है, जब से उसको पे करना है उसके 6 महीने के अंदर। ठीक है, एम्प्लॉय को क्या करना है, क्लेम को फाइल करना है कि ठीक है मुझे नहीं मिला, मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, मुझे मेरे हक के पैसे नहीं मिले। तो फिर क्या होगा, उसकी फरियाद कौन सुनेगा, लेबर कमिश्नर सुनेगा या जो दूसरे अथॉरिटी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है वो सुनेगी। राइट, उसके अकॉर्डिंगली आगे एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। और ये किसमें करना है, 6 महीने के अंदर उसको क्लेम करना है। जिस दिन उसको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए था उस दिन से उसको 6 महीने के अंदर क्या करना है, जो क्लेम करना है। नेक्स्ट हमारा पेनल्टीज आते हैं कि अगर यहाँ तो फरियाद सुन ली गई, लेकिन क्या क्या पेनल्टी लगेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 अगर वो सारी चीजें फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, एन एम्प्लॉयर हु pays to an employee less than the minimum time rate of wages। ठीक है, अगर fixed for the employees class of work or less than the amount due to him under the provision of this act। ठीक है, अगर वो एक एम्प्लॉयर क्या करता है, जितना पैसा उसको देना चाहिए, ठीक है ना, उतना पैसा उसको नहीं देता है। ठीक है, तो जितना पैसा उसके लिए फिक्स किया गया उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर उतना पैसा नहीं देता है तो क्या होगा, या कॉन्ट्रवेंस एनी रूल और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट, या इसके अंदर जो भी एक्ट के अंदर जो भी रूल्स और ऑर्डर्स बनाए गए, ठीक है, उसको क्या करता है, उसको नकार देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता या उसको फॉलो नहीं करता, तो क्या होगा, शैल बी पनिशेबल। क्या पनिशमेंट उसको मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपए का फाइन लग सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, तो क्लेम में क्या हुआ कि क्लेम में एम्प्लॉय ने देखा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उसने 6 महीने के अंदर अपने चीजों को डाला, जिसको लेबर कमिश्नर या कोई दूसरी अथॉरिटी क्या करती है, सुनती है। और फिर ये एक चीज आपका हो गया। दूसरी चीज की सेक्शन 22 में क्या होता है कि अगर देखा जाता है कि एम्प्लॉयर अगर प्रॉपर तरीके से उसको पेमेंट नहीं दे रहा है, राइट, या उसने किसी रूल का, किसी नियम का उल्लंघन किया है, तो इन दैट केस उसको जेल हो सकती है 6 महीने तक की, या 500 रुपया उसको फाइन देना पड़ सकता है, या ये भी हो सकता है कि उसको दोनों ही चीजें करनी पड़ जाए, ठीक है, उसको जेल भी हो जाए, उसको फाइन भी देना पड़े। तो ये सारी चीजें आपकी इस एक्ट में कवर होती हैं। आपकी सारी डेफिनेशंस, कैसे उसको फिक्स किया जाता है, क्या क्या उसके लिए प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए कैसे बोर्ड्स तय होते हैं उसको फिक्स करने के लिए और रिवाइज करने के लिए, बोर्ड का क्या कॉम्पोजिशन होता है, राइट। अभी अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा काम करता है या कम काम करता है तो उसमें के लिए क्या प्रोसीजर होता है,
कोई एम्प्लॉयर है जो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, क्या क्लेम, कैसे पेनल्टीज लगाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस एक्ट में कवर होती हैं। तो आई होप कि आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो आपको समझ में आई हूँ। बहुत चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, बस उसको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। तो आप इसको पढ़ोगे मल्टीपल टाइम तो अपने आप याद हो जाएंगी। और कोई भी कंफ्यूजन लग रही है, कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं कोशिश करूंगी आपकी चीज़ों का जो है जवाब दे सकूं, प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व कर सकूं। और डेफिनेशन को देके ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल तरीके से आप चीज़ों को समझ से जाएंगे ना तो दिमाग में रहेगी। डेफिनेशन को तो बिल्कुल मत जाइएगा सीधे सीधे। तो आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो आपको पसंद आया, क्लासेस अच्छी लगी। अगर क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।